नमस्कार साथियों। जीएस भंडार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल का उद्देश्य आने वाली वनडे एग्ज़ाम तथा अन्य एग्ज़ाम में जो जीएस खंड से प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी तैयारी कराना है ना। मुख्य उद्देश्य आने वाली पीईटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये पहला वीडियो है जिसमें हम भारत का भूगोल की सामान्य जानकारी के साथ शुरुआत करेंगे और आने वाले समय में इसके प्रत्येक टॉपिक पे अलग से एक वीडियो बनेगा। इसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर, हिंदी, इन सभी पे जो है अलग से वीडियो रहेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो शुरुआत करते हैं भारत का भूगोल से। सामान्य जानकारी। भारत का भूगोल आप जब भी पढ़ें तो मैप अपने साथ में रखें, है ना, क्योंकि मैथ में आप साथ साथ में देखते रहेंगे कि कहाँ से कहाँ पे अवस्थिति है भारत की, है ना। उत्तर बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, पश्चिमी और पूर्वी बिंदु क्या है, भारत में कहाँ से नदियाँ गुजरती हैं, हिमालय किस तरफ है, भारत की अवस्थिति क्या है। ये सब आप अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब आपके पास मैप होगा, है ना। तो हम शुरुआत करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम का। देखते हैं भारत का नाम जो है आर्यावर्त, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप और हिंदुस्तान आदि नामों से जाना जाता रहा है। और भारत का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है ना। तो और जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करती है ना। और भारत की अगर हम अवस्थिति को देखें, भौगोलिक स्थिति देखें कि भारत कहाँ पे अवस्थित है, तो आप देखेंगे मैप में कि ये विषुवत रेखा के उत्तर, है ना, और 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है। और जबकि इसका देशांतरीय विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक अवस्थित है। जबकि देखेंगे कि पश्चिमी देशांतर से और पूर्वी देशांतर के मध्य लगभग 30 डिग्री का अंतर है। इसीलिए हम जब देखते हैं कि पूरब से पश्चिम के अंतर्गत लगभग 2 घंटे समय का अंतराल हो जाता है ना। ये इसी वजह से होता है क्योंकि देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, जिस कारण यहाँ पे जब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, इसीलिए 2 घंटे के समय का अंतर आ जाता है। और अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत का उत्तरी बिंदु जो है ना वो इंदिरा कॉल है। ये हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखेंगे सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत का अगर दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो ये इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश के किबुथु में अवस्थित है। और पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित है, जिसका गौर माता या गौर मोता बोलते हैं। और अब आगे देखते हैं भारत का भौगोलिक विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर है। और जबकि पूरब से पश्चिम तक या पश्चिम से पूरब तक 2,933 किलोमीटर है। और अब आते हैं आगे। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। और जबकि तटीय सीमा यानी या जलीय सीमा जो है
वो 7,516.6 किलोमीटर है ना। भारत की कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनको जब भी पढ़ें तो मैप सामने रख लें, क्योंकि मैप से देखने से जल्दी याद हो जाता है ना। 8 राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार स्टार्टिंग से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि कर्क रेखा मणिपुर से गुजरती है या नहीं गुजरती है, या उत्तर प्रदेश से गुजरती है या नहीं गुजरती है। तो आपको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि वो जस्ट इसके ऊपर है, कर्क रेखा के ऊपर। तो हमें कई बार लगता है कि हाँ जाती होगी। ये 8 राज्यों को मैप में बार बार देख के और इनको ठीक से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुत आसान है। और वर्तमान में देखें तो भारत में कुल राज्य 28 है ना। केंद्र शासित प्रदेश 8 है। भारत की जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। भारत की जो जलवायु है वो मानसून प्रकार की है। और भारत का जो मानक समय है आप देखेंगे कि वो 82 डिग्री और 5 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के समीप नैनी, और देखेंगे उसी के जस्ट नीचे लगा हुआ हमारा ज़िला है मिर्ज़ापुर से गुजरती है। भारत के पड़ोसी देशों के बीच सीमा रेखाओं के नाम की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है, और डूरंड रेखा पहले जिसे हम पीओके है वहाँ से अफ़गानिस्तान के मध्य है। और शून्य सीमा रेखा की बात करें तो ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य है। और देखते हैं कि दक्षिण में जब दक्षिण भारत में जाएंगे तो आप देखेंगे नीचे श्रीलंका और भारत पाक जल संधि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। बात करें भारत की कुल जनसंख्या कितनी है तो हम देखते हैं जनगणना 2011 के अनुसार 1.21 अरब है, जो कि अब तो 1.30 अरब के आसपास हो गई है। भारत का लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात वो होता है जो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, उसको लिंगानुपात बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें तो 943 है। और साक्षरता दर की बात करें, भारत में पढ़े लिखे लोग कितने प्रतिशत हैं तो ये देखते हैं 74.04%। भारत का अगर हम जनघनत्व की बात करें तो ये जनघनत्व होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, उसको हम जनघनत्व बोलते हैं। तो ये भारत का है 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जिनसे हमारी सीमा रेखाएं लगती हैं। तो बात करें सबसे ज़्यादा सीमा रेखा हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है, उसके बाद चीन के साथ, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। इसके याद करने की एक ट्रिक होती है जिसे हम बोलते हैं बचपन में भूआ, जैसे हम बचपन में बुआ बोलते हैं उसी तरीके होता है बचपन में भूआ। बा का मतलब होता है बांग्लादेश, चा का मतलब चीन, पा से पाकिस्तान, ने मतलब नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। ये एक ट्रिक है, आपको याद बना रहेगा, है ना, कि किससे इतनी सीमा रेखा किससे सबसे ज़्यादा लगती है दूरी के हिसाब से सर्वाधिक। अब बात करते हैं वो देश जो भारत की समुद्री, जिनसे हमारे जलीय सीमाएं लगती हैं, समुद्री सीमा लगती है। तो देखते हैं आप पाकिस्तान, भारत और अरब सागर और भारत अरब सागर में देखते हैं पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ऐसे जब जाएंगे हिंद महासागर में मालदीव, श्रीलंका है, बांग्लादेश, अब देखते हैं बंगाल की खाड़ी में उधर म्यांमार और थाईलैंड। ये वो देश हैं जिनसे भारत की जलीय सीमा लगती है। बात करें भारत में अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं तो ये 18 हैं। 18 बहुत ज़रूरी है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है या है, तो इनको एक बार देख लें, याद हो जाएगा। बात करते हैं नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी आप देखेंगे दक्षिण में तमिलनाडु के पास श्रीलंका और इसके बीच में है।
और फिर बात करते हैं मानस, ये आसाम में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, सिमलीपाल ये उड़ीसा, फिर डिब्रू सैखोवा, दिहांग दबंग पंचमढ़ी, कंचनजंगा अगस्त्यमलाई, अचानकमार अमरकंटक और कच्छ गुजरात में है। शीत मरुस्थल जो कि हिमाचल प्रदेश में ऊपर है, हिमालय के जस्ट दक्षिण में। और शेषाचलम पहाड़ी तथा पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों की बात करें तो देखते हैं यहाँ पे सबसे बृहद आकार में, बड़े आकार में होती है जलोढ़ मृदा पाई जाती है ना, जो कि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाई जाती है। फिर उसके बाद लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, अगर देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, और ये बेसाल्टिक लावा पठार से बनी हुई है। हाँ, दक्कन में देखेंगे तो ये काली मिट्टी पाई जाती है। फिर लैटेराइट मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, मरुस्थल अगर देखेंगे राजस्थान क्षेत्र में और मृदा पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों की बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित मतलब सदाबहार वनस्पतियाँ होती हैं। जैसे देखते हैं कि हम कुछ हिमालय का क्षेत्र हो गया और पश्चिमी घाट का कुछ क्षेत्र हो गया, वहाँ पे देखी जाए तो बहुत सारे हमेशा वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वो कुछ किसी न किसी वनस्पति में, किसी न किसी पेड़ में आते ही रहते हैं हमेशा पत्ते, तो इसीलिए वो हमेशा हरी दिखाई देती हैं। और बात करें तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो अपने एक समय के अनुसार मानसून आने पर यह पत्तियाँ अपनी जो है ना गिरा देते हैं जब बारिश कम या वर्षा की मात्रा कम होती है। उसके बाद मानसून आता है, जब बरसात होती है तो फिर से हरे भरे हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क जहाँ पर कम होती है तो वहाँ शुष्क रहते हैं ना। पर्वतीय पर्वत के ऊपर पाई जाती हैं, कुछ कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं जहाँ वर्षा और कम होती है। तो और ज्वारीय वन की बात करें तो ये ज्वारनदमुख के आसपास और ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये रहा हमारा पहला पार्ट ज्योग्राफी का, जो कुछ जिसमें बेसिक बस कुछ इंट्रोडक्शन था। आगे हर एक टॉपिक पे एक अलग से लेक्चर रहेगा, है ना, कि भारत की स्थिति क्या है, इसका हिमालय से दक्षिण में स्थित है तो इसका क्या महत्व है आदि के बारे में जानकारी मिलेगी। और सारी मृदाओं को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे कि जलोढ़ मृदा क्या होता है, कहाँ पे पाई जाती है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, किन चीज़ों की किन खनिजों की इसमें कमी पाई जाती है, कौन सी अधिकता है ना, किसका उपयोग करके इनको और उपयोगी बनाया जा सकता है। तो ये हमारा पहली क्लास थी। और तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, पसंद आए तो शेयर करें। धन्यवाद।